चाइल्ड कंजर्वेशन फाउंडेशन और राष्ट्रीय सेवा भारती के साथ प्रति सप्ताह होने वाली हमारी 280 वेबिनार है। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मौसम बदल रहा है, सर्दियां स्टार्ट हो चुकी हैं और ऐसे मौसम में अक्सर हम सर्दी जुकाम खांसी या कई बार अस्थमा की शिकायत से हो जाते हैं, श्वास रोगों से पीड़ित हो जाते हैं और खास करके छोटे बच्चे, वयस्क जिनकी इम्यूनिटी थोड़ी कमजोर होती है, वो इस तरह के परिवर्तित होने वाले मौसम में इन सारी बीमारियों का शिकार आसानी से हो जाते हैं। अस्थमा एंड ट्यूबरकुलोसिस प्रॉब्लम इन एडोलेसेंट मेल्स एंड फीमेल्स आज का ये टॉपिक है। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर मनोज। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। MBBS MD पल्मोनरी मेडिसिन कंसल्टेंट पल्मोनोलॉजिस्ट है आप छिंदवाड़ा के अंदर। इस विषय पर आमंत्रित करने के लिए मैं डॉक्टर मनोज को निमंत्रित करता हूं। ओवर टू यू सर, डॉक्टर मनोज। Thank you, sir. Good evening, everyone. It is very important topic. I am Dr. Manoj Kilkar. I am MD in Pulmonary Medicine. आज हम एक ऐसे टॉपिक पे बात करना चाहते हैं जिसको आधे लोग अवॉइड करना चाहते हैं और आधे लोग आग बंद कर देना चाहते हैं। तो वी आर डिस्कसिंग टुडे एस्थमा एंड ट्यूबरकुलोसिस अवेयरनेस इन एडोलेसेंट्स। अब ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? दिस टॉपिक इज इम्पोर्टेंट बिकॉज हमारी सांस के ये दो पहलू है, राइट? जो छोटे बच्चे और एडोलेसेंट है, ये दोनों चीजें एस्थमा और ट्यूबरकुलोसिस अवेयरनेस में बहुत पीछे रह जाते हैं बिकॉज हमारे हेल्थ प्रोग्राम्स भी आधे से ज्यादा जीरियाटिक पॉपुलेशन, दैट इज ओल्ड एज पॉपुलेशन के लिए ज्यादा बने हुए हैं। तो एस्थमा है या हमें ट्यूबरकुलोसिस है, जो बीमारी है उसको हम कैसे पता करेंगे? तो आज इस टॉपिक पे हमें कम से कम इसकी अवेयरनेस तो इम्पोर्टेंट है कि हर एक सांस के दो पहलू हो सकते हैं और दोनों को पहचानना बहुत जरूरी है। तो लेट्स स्टार्ट। हम टॉपिक चालू करें सर? कैन वी स्टार्ट आवर टॉपिक? एम आई विजिबल? एम आई ऑडिबल? जी सर, आप स्टार्ट करिए। श्योर 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 श्योर। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बिकॉज छोटे बच्चे और एडोलेसेंट्स हेल्थ प्रोग्राम्स में भी ओवरलुक हो जाते हैं। आजकल की डेट में एस्थमा जो है इट इज राइजिंग, बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि पॉपुलेशन, अर्बन लाइफस्टाइल और जेनेटिक हिस्ट्री को लोग बहुत इजीली अवॉइड कर देते हैं। एंड यू ऑलवेज नो कि इंडिया पूरे ग्लोबल केसेस वर्ल्ड के 25% केसेस ऑफ ट्यूबरकुलोसिस को भी प्रेजेंट करता है। तो दोनों प्रॉब्लम्स जो एस्थमा है प्लस दोनों प्रॉब्लम जो टीबी भी है, इसको सिम्टम्स सेम आते हैं लोगों के, दैट इज क्रोनिक कॉफ और सांस फूलना, दैट इज ब्रेथलेसनेस। तो इन दोनों को अवेयर करना, हमारे पेशेंट को क्या दिक्कत है, हम किससे डील कर रहे हैं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, अर्ली अवेयरनेस छोटे बच्चे एडोलेसेंट की जान भी बचा सकता है, प्लस एक क्वालिटी ऑफ लाइफ को भी बढ़ा सकता है। और सबसे बड़ी बात है, जो स्टिग्मा हमारी इंडियन सोसाइटी में है उस चीज को हमें मैनेज करना है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विथ लर्निंग ऑब्जेक्टिव। आज हम क्या क्या सीखेंगे? सबसे पहले हमारे इंडियन पॉपुलेशन में एस्थमा और टीबी की एपिडेमियोलॉजी, यानी वर्ल्ड में हम कहाँ स्टैंड करते हैं, दोनों के क्लिनिकल फीचर जो सेम होके भी अलग है, उन दोनों को हम पहचानना सीखेंगे। हम उसकी डायग्नोसिस कैसे बना सकते हैं एंड हाउ डू वी मैनेज इट, राइट? विल लर्न अबाउट इट। इसके साथ अब डिसीज को तो हमने कर लिया, लेकिन साइको सोशल चैलेंजेस भी साथ में रहते हैं। सो वी शुड नो कि इन दोनों डिसीज को हमने डायग्नोसिस और मैनेजमेंट के साथ साथ साइको सोशल चैलेंजेस को कैसे हमें डील करना है। एंड वी विल ऑल्सो लर्न कि इसको प्रिवेंट और अवेयरनेस स्ट्रेटेजीज क्या क्या रहनी चाहिए। सो लेट्स स्टार्ट विथ दिस थिंग। एडोलेसेंट हेल्थ जो है एक ग्रे जोन है। व्हाई इट इज अ ग्रे जोन? बिकॉज एक छोटे बच्चे और एडोलेसेंट गर्ल्स एंड बॉयज की यूनिक फिजियोलॉजी और साइकोलॉजी होती है। उसको पेरेंट्स भी कभी कभी समझने में गड़बड़ी कर लेते हैं।
even society don't understand, and physiology is entirely different from adult, right? And these two things have a poor health seeking behavior. उन्हें हॉस्पिटल जाने में, अपने सिम्टम्स बताने में डर लगता है. देयर इज पीयर प्रेशर कि क्या हमारा बच्चे को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, स्कूल जा रहा है, या फिर वो बहुत छोटा है, हमारी सोसाइटी है, तो इज देयर एनी प्रॉब्लम इन आर चाइल्ड. ये पीयर प्रेशर भी इस डिसीज को बहुत नजरअंदाज करने में काम करता है. देयर इज स्टिग्मा अबाउट सर्टेन डिसीज लाइक टीबी है, तो लोग उसे पहचानने में, जानने में के बाद भी स्टिग्मा है कि नहीं, हमारे यहाँ ये दिक्कत नहीं हो सकती. एंड व्हाट इज अ सेल्फ इमेज. इस सब डिसीज को बच्चे में होने से पेरेंट्स की क्या सेल्फ इमेज होती है, ये सब कंप्लायंस को बहुत ज्यादा गड़बड़ करते हैं, राइट? और शायद इसी कारण इंडिया में मैनी सिम्टम्स ऑफ बोथ एस्मा एंड टीबी गो अनरिपोर्टेड, रिपोर्ट ही नहीं होते या मिसडायग्नोस हो जाते हैं, क्योंकि हम सब कोई भी नहीं समझना चाहता है. नाउ विल स्टार्ट विथ एस्मा ओवरव्यू फर्स्ट. सबसे पहले हम एस्थमा की बात कर लेंगे कि एस्थमा में क्या चीज होती है. आप सिंपल लैंग्वेज में एस्थमा को ऐसा समझिए कि एस्थमा में हमारे जो छाती की नलिया है, जो पाइप्स है, विंड पाइप्स है, दैट इज एयरवे. जो एयरवे है वो रोड की तरह समझिए, एक चलती हुई रोड है. एस्थमा में इसी रोड में ट्रैफिक जाम हो गया. ट्रैफिक जाम क्यों हो गया? क्योंकि इन्फ्लेमेशन हो गया, देयर इज म्यूकस प्रोडक्शन एंड देयर इज मसल टाइटनिंग. अब ये ट्रैफिक जाम के कारण सांस लेने में जो दिक्कत होगी, जो एयरवे की कॉन्स्ट्रिक्शन, ब्रोंकोस्पाज्म, दैट इज एयर फ्लो की लिमिटेशन होगी, उससे खांसी आएगी और इससे ही आपकी सांस फूलेगी. तो बच्चों को अगर रेगुलर खांसी चल रही है, सांस फूल रही है और म्यूकस प्रोडक्शन भी हो रहा है, तो ये एक एस्थमा के इनिशियल स्टेजेस में चीजें हो सकती है. वी हैव टू लुक फॉर इट. ओके, नाउ व्हाट इज एस्थमा की डायग्नोसिस बनाए कैसे हम? अगर ये सब चीजें हो रही है तो आगे हम क्या करें? सबसे पहले गो टू अ फिजिशियन, या फिर पेरेंट्स कैसे समझेंगे? जो भी मैंने सिम्टम्स बताए, अगर ये होते हैं तो उसकी हिस्ट्री लेना है कि कब से हो रहा है, सिम्टम का पैटर्न कैसा है. देन वी गो टू द फिजिशियन. व्हाट फिजिशियन डू? एक पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट होता है, दैट इज स्पायरोमेट्री. स्पायरोमेट्री से, एक सिंपल फूकने की जांच से हमें ये तक पता चल जाता है कि ये एज्मा है, सीओपीडी है, ये ब्रोंकोस्पाज्म है, तो कितना है. ओके, सो इट इज अ इजी मेथड. देन अगेन हमें स्प्यूटम की जांच करनी होगी, हमें एक्सरे कराना होगा. ये सब चीजें, इट वर्क्स लाइक वंडर टू मेक द डायग्नोसिस ऑफ एस्मा. नाउ हमें एज्मा के साथ साथ यही चीज सेम टीबी में भी हो रहा है, तो वी हैव टू लुक आउट कि ये टीबी तो नहीं है. तो हमें नेक्स्ट चीज टीबी की डायग्नोसिस से इस डायग्नोसिस को हमें रूल आउट करना भी बहुत जरूरी है. नाउ हाउ टू, अगर एस्मा हमें फिजिशियन ने डायग्नोस किया है हमारे छोटे बच्चों के लिए या फिर एडोलेसेंट बॉयज और गर्ल्स के लिए, तो एस्मा का मैनेजमेंट इज वेरी इजी. जो स्टेप वाइज थेरेपी जो जीना गाइडलाइंस हमारे यहाँ देती है, उसमें रिलीवर और कंट्रोलर आपके नेबुलाइजेशन होते हैं. छोटे बच्चों को हम नेबुलाइज करते हैं, बड़े बच्चों को हम कम से कम इनहेलर्स दे सकते हैं. ओके, राइट. सो व्हाट अबाउट दीज स्टेप्स? तो वी हैव टू लुक फॉर द इनहेलर और नेबुलाइजेशन. रिलीवर और कंट्रोलर होता है साबा और आईसीएस, दैट इज आपके नेबुलाइजेशन, और इसमें ब्रोंको डायलेशन के जो होते हैं, उसके साथ साथ कुछ एड ऑन मेडिकल थेरेपीज होती है. उसमें हमें इनहेलर टेक्निक्स, ट्रिगर्स, क्या ट्रिगर एस्मा को बार बार ट्रिगर कर रहा है. इवन अगर स्कूल गोइंग पॉपुलेशन में भी एस्मा ट्रिगर हो रहा है, तो हमें इसको क्या करना है? स्कूल का एस्मा प्लान बना के आपको रखना है. दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट एस्मा मैनेजमेंट. नाउ हमने फिर से बात करी कि सेम सिम्टम्स ओवरलैप कर सकते हैं टीबी में, तो वी हैव टू लुक फॉर टीबी ऑल्सो, कि हमें टीबी कैसे इसको डायग्नोस करनी है, हमें टीबी क्या होती है और कैसे हम इन दोनों चीजों से अलग अलग कर सकते हैं. Now TB has a very beautiful program, that is NTEP, National Tuberculosis Elimination Program. तो आपने भी सुना होगा अमिताभ बच्चन को बार बार कहते कि लंबी खांसी, लंबा बुखार आना, वेट लॉस होना, नाइट स्वेट्स होना टीबी के लक्षण हो सकते हैं, तो अपना बलगम चेक कराएं. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. एक्चुअली सेम चीज आपके एज्मा के बच्चों में भी हो सकती है. ट्यूबरक्लोसिस क्या होता है?
एक बैक्टीरिया जो कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस होता है, इससे इस बीमारी को होता है। लेटेंट ट्यूबरक्लोसिस इन्फेक्शन इंडिया में बहुत ज्यादा है, पर वो कभी भी डिसीज बन के नहीं आता है। बट जब हमारी इम्यूनिटी कम हो, चीजें दिक्कत हो, तो टीबी एक डिसीज बन के बाहर आती है। इट इज एयरबॉर्न ट्रांसमिशन। अगर किसी को टीबी है और वो खांसी या उसके कांटेक्ट के थ्रू अगर आप भी आ रहे हैं, तो आप यू आर एट रिस्क फॉर दिस ट्यूबरक्लोसिस। एंड एयरबॉर्न ट्रांसमिशन के कारण इंडिया में 15 to 20% ऑफ न्यू टीबी केसेस होते हैं। तो टीबी के क्लिनिकल फीचर्स के बारे में बात कर लें। अगर आपको लंबी खांसी चल रही है, दैट इज कॉफ फॉर मोर देन 2 वीक्स, देयर इज फीवर, बच्चे को फीवर आ रहा है, फीवर भी कैसा आ रहा है कि सुबह तक ठीक रहता है, शाम आते आते हल्का 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 फीवर चढ़ने लगता है। देयर इज नाइट स्वेट्स, रात को आपके बच्चों को बुखार के साथ बहुत सारा पसीना आ रहा है। एंड देयर इज सिग्निफिकेंट वेट लॉस, बच्चे के कपड़े ढीले हो रहे हैं, बच्चे का वजन पहले से ढीला हो रहा है। दीज आर ऑल सिम्टम्स ऑफ टीबी। ओके, देयर इज चेस्ट पेन, छाती में भी दर्द होता है। टीबी कैन बी पल्मोनरी टीबी, जो छाती की टीबी होती है। इट कैन ऑल्सो बी एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी, यानी कभी कभी फेफड़ों में पानी भर जाना, जो हमारी गले में गठाने आ जाना, दैट इज लिम्फेडिनोपैथी। कभी कभी बलगम में खून आना, दीज आर एडवांस केसेस ऑफ दीज टीबी के फीचर्स। तो अगर इनमें से कुछ भी हो रहा है, यू शुड सीक मेडिकल हेल्प एंड यू शुड गो फॉर मेडिकल एडवाइस। नाउ टीबी की डायग्नोसिस भी बहुत इंडिया में सिंपल हो गई है। देयर इज सिंपल टेस्ट नोन एज स्प्यूटम फॉर जीन एक्सपर्ट और CB9, जहां आपको सिर्फ बलगम देना है एंड यू शुड लुक फॉर कि वो टीबी के सिम्टम्स इसमें तो नहीं आ रहे हैं, टीबी के कीटाणु इसमें तो नहीं आ रहे हैं। इट इज वेरी इजीली अवेलेबल इन एवरी PSC, CSC as well as district hospital. So you can go for this simple test as well as chest X-ray is very important. छाती के एक्सरे में इनफिल्ट्रेट, खासकर अपर लोब में कुछ इन्फिल्ट्रेट्स होते हैं। इवन कैविटरी लीजन, एक कैविटी सी बन जाती है अगर खांसी में खून आ रहा है, तो कैविटी लीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन टीबी डायग्नोसिस। देयर इज स्प्यूटम AFB, अगर बलगम आ रहा है तो AFB है। छोटे बच्चों में हम मॉन्टू टेस्ट करते हैं, हम ESR इन्फेक्शन को देखने के लिए करते हैं। तो ये सब चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है टीबी की डायग्नोसिस के लिए। बट देन अगेन, अगर छोटे बच्चे या एडोलेसेंट किड्स में स्प्यूटम ही नहीं आ रहा है तो हम क्या करें? अगर स्प्यूटम नहीं आ रहा है तो दे आर वेरी एडवांस टेस्ट, जैसे कि बच्चों में हम गैस्ट्रिक एस्पिरेट निकाल सकते हैं, जो एकदम न्यू बॉर्न बच्चे हैं, गैस्ट्रिक एस्पिरेट से भी हम ये डायग्नोसिस भेज सकते हैं। बड़ों में हम एक दूरबीन जो कि फाइबर ऑप्टिक ब्रोंकोस्कोपी होती है, वी इंसर्ट अ ट्यूब इनसाइड द चेस्ट एंड वी टेक अ सैंपल फ्रॉम चेस्ट आल्सो। दीज आर इंपॉर्टेंट टेस्ट। नाउ टीबी इज डायग्नोज, तो हमने दो काम कर लिया। सेम फीचर्स जो बहुत कॉमन होते हैं, हमने एज्मा को भी समझा, हमने टीबी को भी समझा। फिर हम एस्मा को रूल आउट करके अगर टीबी निकल रही है तो वी शुड गो फॉर टीबी का ट्रीटमेंट। अगर टीबी रूल आउट होके एस्मा निकल रही है तो वी शुड गो फॉर एस्मा का ट्रीटमेंट। ये दोनों टैबू नहीं रखना चाहिए, क्योंकि ये दोनों बहुत इजीली ठीक होने वाली डिसीज है। बट अगर नहीं किया तो दिस कैन बी लाइफ थ्रेटनिंग ऑल्सो। सो अकॉर्डिंग टू NTEP प्लान, नेशनल ट्यूबरक्लोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम, जो हमारे इंडिया में बहुत एक्सटेंसिवली चल रहा है, वी प्रोवाइड डॉट्स फ्री ऑफ कॉस्ट एंटी ट्यूबरकुलर मेडिसिन, दैट इज 2 month ऑफ इंटेंसिव फेज ऑफ HRZD एंड 4 month ऑफ CP फेज। देन अगेन बहुत सारी चीजें हैं, हम ठीक तो बहुत जल्दी हो जाते हैं, लेकिन दिस प्रोग्राम एम्फेसाइज ऑन कि कम से कम हमें 6 महीने, 6 महीने कम से कम हमें ATT दैट इज एंटी ट्यूबरकुलर थेरेपी लेनी है। इसके आगे लेनी है या इससे कम लेनी है, दैट अ फिजिशियन शुड डिसाइड। तो मिनिमम ऑफ 6 month अगर स्प्यूटम या किसी भी तरह से डायग्नोज टीबी का केस है, तो वी शुड गो फॉर दिस ट्रीटमेंट। इट इज वेरी सिंपल, वेरी एफिशिएंट। अब एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स के कुछ साइड इफेक्ट होते हैं, वी शुड ऑल्सो ओवर गो विद दीज साइड इफेक्ट्स। एक बहुत बेसिक चीजें होती है कि हर एक थेरेपी के साइड इफेक्ट होते हैं, पर इसका ये मतलब नहीं है यू शुड लीव दैट ट्यूबरकुलर थेरेपी, क्योंकि आपको 6 महीने कम से कम इस थेरेपी को लेना है। ओके, सो बेसिक जो बहुत कॉमन चीजें होती है, सबसे पहले यूरिनेशन, रेड कलर ऑफ यूरिन, दैट इज बिकॉज ऑफ अ ड्रग रिफेम्पिसिन। तो उससे घबराना नहीं है, दैट इज वेरी नॉर्मल कि डार्क येलो या
रेड यूरिन हो रही है। देन हमें हेपेटाइटिस दैट इज पीलिया, नॉजिया एंड वोमिटिंग, हेपेटाइटिस, ये सब चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। कुछ भी चीजें हो तो इट इज मैनेजेबल थ्रू योर फिजिशियन, आप जाइए हॉस्पिटल जाइए, बहुत इजीली मैनेज हो जाती है। बट ये बीमारी अगर ठीक नहीं हुई तो इट लीड्स टू सीरियस थिंग्स। ओके, देर इज सुपरवाइज ट्रीटमेंट, हमें छोड़ना नहीं है, कम से कम 6 महीने करना है। बट देन अगेन एज अ पेरेंट भी हमें सिर्फ इतना ध्यान नहीं रखना है कि हमने दवाई दे दी दैट्स इट। हमें साइड इफेक्ट्स देखने हैं, हमें न्यूट्रिशन देखना है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द इंडियन केसेस में द प्राइमरी कॉज फॉर दिस ट्यूबरक्लोसिस इज डिक्रीज इम्यूनिटी, एंड डिक्रीज इम्यूनिटी इज बिकॉज न्यूट्रिशन, जो हमारा स्वास्थ्य था वो उतना अच्छा नहीं था, खाना उतना अच्छा नहीं था। तो हाई प्रोटीन डाइट, गुड न्यूट्रिशन, फैमिली को भी स्क्रीन हम पूरी तरह करवाते हैं, पूरी फैमिली को स्क्रीन कराते हैं कि किसी और को भी इसमें कोई दिक्कत तो नहीं हुई है, राइट। तो इट इज अ वेरी बेसिक थिंग, बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू डू ऑल दिस थिंग्स इन द वर्ल्ड। एक बहुत छोटी सी चीज है, आज हम धूप में निकलना बंद कर दिए हैं। विटामिन डी डेफिशिएंसी इज आल्सो मेजर कॉज फॉर ट्यूबरकुलोसिस, कैन यू बिलीव इट। एक सूरज में ना जाने के कारण विटामिन डी डेफिशिएंसी भी बच्चों में ट्यूबरकुलोसिस करा सकता है। ओके, तो इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, और बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है कि हम इसे समझें कि ये टेबू नहीं है, इसे लेना बहुत इजी है, इसे एडहेयर करना भी बहुत इजी है। यू हैव टू बी रिस्पॉन्सिबल। नाउ हम एस्मा और ट्यूबरक्लोसिस में कंपैरिजन कर लेते हैं। सबसे पहले तो एस्मा की बात करें तो जो दमा या नॉट इन्फेक्शियस, ये किसी को इन्फेक्शन नहीं देगा, वो जिसमें है उसमें रहेगा। बट जो ट्यूबरक्लोसिस है दैट इज इन्फेक्शियस, आपको अपना हाइजीन रखना पड़ेगा उनके साथ करने के लिए। आपको यू हैव टू एडहेयर फॉर योर हाइजीन ऑल्सो, उनके इन्फेक्शन आपको लग सकते हैं। नाउ जो एस्मा है वो एपिसोडिक होता है, मौसम बदला, धूल धुआं ज्यादा हो गया, एपिसोडिक वी हैव दिस एस्मा थिंग। बट जो ट्यूबरक्लोसिस है वो ग्रेजुअली बढ़ती जाती है बीमारी, जैसे जैसे हमने निग्लेक्ट किया दैट बीमारी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी। नाउ और क्या चीजें हो सकती है कि जो एस्मा है उसमें वेट लॉस नहीं होता, पर ट्यूबरक्लोसिस में बहुत गहन वेट लॉस, एकदम से वजन गिरने की समस्या आती है। जो एस्मा है उसके एक्सरे के चेंजेस बहुत लाइफ में धीरे धीरे आते हैं। बट जो टीबी है उसके इन्फेक्शन के या इन्फिल्ट्रेट्स होंगे या कैविटी होगी वो आपको एकदम से दिखेगी, राइट। नाउ एस्मा जो है ब्रोंकोडायलेटर दैट इज, जो आपका पंप आप ले रहे हैं, जो नेबुलाइजेशन ले रहे हैं, उससे आपका फर्क लाएगा। लेकिन टीबी में कोई रिस्पॉन्स नहीं होगा, टीबी के लिए एंटी ट्यूबरकुलोज ड्रग ही काम करेगी। नाउ हमने इन दोनों बीमारी के बारे में तो जान लिया, बट हमें ये भी जानना जरूरी है कि इसके साइको सोशल चैलेंजेस क्या क्या होते हैं। एक तो साइकोलॉजिकल और सोशल सोसाइटी के चैलेंजेस। देयर इज स्टिग्मा, फियर ऑफ रिजेक्शन की नहीं, हमें अगर पता चल गया कि बच्चे को अस्थमा है या हमारे बच्चे को टीबी है तो देयर इज फियर ऑफ रिजेक्शन। पर दिस इज अ नॉर्मल प्रोसेस, यू डोंट हैव टू बी फियरफुल अबाउट। ये चीज है, ये बहुत कॉमन चीज है, और यू हैव टू थिंक अबाउट योर किड्स फर्स्ट। दूसरों के बारे में नहीं सोचना है, हमें पूरी तरह से इसे ट्रीट करना है। इसी कारण जो साइको सोशल चैलेंजेस होते हैं, इस कारण पुअर एडहेरेंस होता है। किसी और को बताने के लिए हमने इनहेलर पंप नहीं लिया, हमें एम्बेरसमेंट हो रहा है, हम डिनाइल में हुए कि हमें तो ये बीमारी हो ही नहीं सकती है ना, ऐसा नहीं है। ट्रीटमेंट इज द ओनली गुड सॉल्यूशन फॉर दिस। नाउ स्कूल एब्सेंटिज्म एक बहुत बड़ी बात भी होती है कि बार बार जब ये टीचर्स आते हैं तो बच्चा स्कूल कम जाता है, जिसकी वजह से बच्चे को दिक्कत आती है। बट इतनी जल्दी ये चीज मैनेज हो जाती है अगर आप राइट डायरेक्शन में चले, कि बच्चा भी बहुत जल्दी से स्कूल जाने लगेगा, वो एकदम ठीक हो जाएगा। बट हमने इग्नोर किया। अगर हम साइको सोशल पीयर प्रेशर, ओके, नाउ व्हाट अगेन, देयर इज सपोर्ट सिस्टम्स। हमें एक घर में भी सपोर्ट सिस्टम बनाना है हमारे बच्चे के लिए, हमें काउंसलिंग करनी है। द डॉक्टर शुड ऑल्सो गिव अ प्रॉपर काउंसलिंग टू द पेरेंट एज वेल एज किड। एंड देयर इज स्कूल हेल्थ प्रोग्राम भी चलते हैं, उससे भी डायग्नोसिस और मैनेजमेंट में बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा अ, आजकल इजी हो गया है ये चीजें। पीपल आर ऑल्सो अंडरस्टैंडिंग ये चीजें क्या होती है। ओके, नाउ व्हाट अबाउट प्रिवेंशन एंड अवेयरनेस।
हमने बीमारी को समझ लिया, क्या सिम्टम्स आते हैं, क्या डायग्नोसिस करना है, क्या ट्रीटमेंट करना है, पर इसे हम हटा कैसे सकते हैं, हम इसे प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं। फॉर ट्यूबरक्लोसिस, देखिए एस्थमा तो बहुत सारे कारण में जेनेटिक और बहुत सारे कारण में पॉल्यूशन बेस्ड होता है, तो उसे प्रिवेंट करना थोड़ा टफ होता है। बट ट्यूबरक्लोसिस में तो हमें बर्थ में बीसीजी वैक्सीनेशन लगाना है, हमें स्क्रीन कॉन्टैक्ट्स देखने हैं कि किसी और को तो नहीं है, उसे कॉन्टैक्ट्स हम विद मास्क विद प्रॉपर प्रिवेंशन ही करवाए। हमें अपने बच्चों का न्यूट्रिशन का बहुत ध्यान रखना है कि न्यूट्रिशन वाइज वो बिल्कुल भी खराब ना हो, हाई प्रोटीन अच्छा खाना, बाहर का फास्ट फूड ये सब चीजें नहीं रखना है। एंड हमेशा वेंटिलेशन का ध्यान रखना है। एक पैक्ड जगह पे बहुत सारे लोग नहीं होना चाहिए, देयर शुड बी प्रॉपर एयरवे वेंटिलेशन अमॉन्ग दीज थिंग्स। ओके, नाउ फॉर एस्थमा, एस्थमा के लिए हम जो इम्पोर्टेंट चीज कर सकते हैं कि हम अपनी तरफ से कम पॉल्यूशन ना करें, एयर पॉल्यूशन, स्मोक को अवॉइड करें, बाहर ट्रैफिक पॉल्यूशन को अवॉइड करें। वी शुड एक्सरसाइज मच फ्रीक्वेंटली। ओके, एंड वेट कंट्रोल इज अ इम्पोर्टेंट थिंग विच कॉजेज एस्थमा। जितना वेट होगा उतना एस्थमा अनकंट्रोल होगा, ये सब चीजें हमें देखनी है। स्कूल में हम स्क्रीनिंग कैंप्स करा सकते हैं, जैसे ब्रीथ फ्री लिव फ्री ड्राइव्स कर सकते हैं, जो कि बहुत बहुत ज्यादा अफेक्ट इफेक्टिव होती है। एंड अफेक्ट द पेरेंट ऑल्सो टू टेक केयर ऑफ देयर किड्स वेल, राइट। सो दीज आर इम्पोर्टेंट थिंग्स, जो चीजें हमें प्रिवेंशन और अवेयरनेस में काम आएगी। नाउ व्हाट अबाउट हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स। हमारा काम, आपका काम जल्द से जल्द अपने बच्चे को इस चीज के लिए अवेयर करवाना, इस चीज का डायग्नोसिस करवाना, इस चीज का वो करने के लिए अवेयर होना है, ट्रीटमेंट करने के लिए। और जितनी जल्दी आप अवेयर होके यहाँ लाएंगे उतनी जल्दी अर्ली डायग्नोसिस होगी, अर्ली डिफरेंशिएशन हो जाएगा एस्मा और टीबी में। जितनी जल्दी हम डिफरेंशिएट कर पाएंगे उतनी जल्दी हम ट्रीट कर पाएंगे। एंड द मोर बेटर वी ट्रीट, द मोर नॉर्मल आर लाइफ गेट्स। एंड हम सबको, इवन पेरेंट्स, इवन द हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स, हमें एक एडोलेसेंट फ्रेंडली कम्युनिकेशन करना पड़ेगा। और हमें एक उनके फ्रेंडली चीजें करनी पड़ेगी कि दिस इज नॉट अ टैबू मैन, यू आर एब्सोल्युटली ऑलराइट। ये चीजें तो आती है जाती है, हमें मैनेज करना सिखाना पड़ेगा। हमें एडहेरेंस की ऐसा ना हो कि स्टार्ट करे और फिर छोड़ दे। और हमें इसका जो स्टिग्मेटा है, बहुत बड़ा स्टिग्मा है, बहुत बड़ा टैबू है, उसे तो हटाना ही पड़ेगा। स्कूल आउटरीच प्रोग्राम हमारी गवर्नमेंट बहुत अच्छे से करा रही है। इवन एनटीपी बहुत 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 अच्छे अपस्केलिंग पे चल रहा है। तो इन सब चीजों का फायदा उठाना है हमें, ये सब चीजें हमें देखनी है। नाउ बेसिक जो पेरेंट्स से क्वेश्चन होते हैं, सबसे पहले तो एजमा और टीबी का डिनायल कि ये पंप हमेशा लेना पड़ेगा क्या। ये बेसिक क्वेश्चंस को मैं आपको अभी क्लियर करना चाहता हूँ कि जो पंप होता है, दिस इज फॉर योर ओन गुड। इससे आपकी डिसीज बहुत अच्छे से कंट्रोल होती है। तो पंप की आदत नहीं पड़ती, पंप का नशा नहीं होता। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि एक कोई भी एस्मा का कोई भी पंप ले रहा है, इट इज नॉट अ स्टिग्मेटा। एक बार लेगी तो आदत नहीं पड़ेगी, आपकी बीमारी इससे रेगुलेट होगी। सेकेंडली, एज्मा होगा तो क्या ये ठीक हो जाएगा, क्या हम यहाँ से ये कर ले, यहाँ से वो कर ले, नहीं। आपको एक प्रॉपर चीजों से कम साइड इफेक्ट, विदाउट स्टेरॉइड, विदाउट लीस्ट साइड इफेक्ट ड्रग्स, आपको एक मैनेजमेंट प्रोटोकॉल अपने डॉक्टर के साथ मिलकर बनाना पड़ेगा। तभी आप अपने बच्चे को कर सकते। उसको प्रिवेंट करने के लिए आपको ज्यादा, इवन सिंपल ऑल आउट, सिंपल धूप बत्ती, धुआं, अगरबत्ती, ये सब चीजों को हम कैसे अवॉइड करवा सकते हैं अपने बच्चों के लिए, ये सब चीजें आपको सोचनी पड़ेगी। आपको पॉल्यूशन, वियरिंग ऑफ मास्क, अच्छा न्यूट्रिशन, ये सब चीजें पहले सोचनी पड़ेगी इंस्टेड ऑफ डिनायल। एस्मा में एक और चीजें होती है कि हम अपने बच्चे को स्कूल कैसे भेजें अगर वहां कुछ हो गया, तो उसके लिए आपको एक एक स्कूल प्रोग्राम बनाना पड़ेगा। अपने बच्चे को अवेयर नहीं करवाएंगे तो आपको भी पता नहीं चलेगा कि हमें इसे आगे कैसे रूल आउट करना पड़ेगा। तो अगर कुछ भी चीजें होती है, टेक योर पम्प्स, टेक योर इनहेलर्स विथ यू, कैसे यूज करना है, क्या डोजिंग रहती है, ये सब चीजें आपके साथ आपके बच्चे को भी समझनी पड़ेगी। सेकेंड अबाउट टीबी, टीबी टैबू नहीं, इट इज वंडरफुली ट्रीटेड। बहुत कॉमन, इंडिया, नेपाल, श्रीलंका, ये इस जगह पे बहुत ज्यादा प्रिवलेंस है। लेकिन अब जितना ब्यूटीफुल ट्रीटमेंट और जितना ब्यूटीफुल एडहेरेंस चल रहा है,
तो इट इज वेरी वेरी इजी टू ट्रीट। अगर हो गया तो सबसे पहले आप इसे टैबू और स्टिग्मा मत मानिए। इट इज अ कॉमन थिंग जो किसी को भी हो सकता है, बिकॉज इम्यूनिटी कम हुई, बहुत सारे फैक्टर्स हो गए, खाना पीना, स्ट्रेस, इवन दैट कैन कॉज द रिएक्टिवेशन ऑफ ट्यूबरकुलोसिस। तो हमें ये चीज का बहुत ध्यान देना है कि इस चीज से हम परेशान ना हो। ओके। सेकंड, अगर चीजें हो रही है तो हम डायग्नोसिस करके उसको नेगेटिव लाए, वो हमारे लिए ज्यादा यूजफुल है, अपार्ट फ्रॉम कि हम उसे नजरअंदाज करते हैं। नजरअंदाज हमें चीजें नहीं करनी है। एक इम्पॉर्टेंट चीज है कि हमें डायग्नोसिस टेस्ट से नेगेटिव चीजें लाके देखनी है। ओके। थर्ड, अगर अगर डायग्नोस हो भी जाता है तो भी घबराने की बात नहीं है। वंडरफुल ट्रीटमेंट है अभी। हमारा रोल आउट प्रोग्राम्स में पूरी मेडिसिन तक फ्री है, इवन दे आर गिविंग मनी। क्यों दे रहे हैं? बिकॉज आपका न्यूट्रिशन के लिए आप उस मनी को यूज कर सके। तो आपको इस चीज का भी बहुत ध्यान रखना है कि उस चीज में परेशान ना हो। आपको अच्छा न्यूट्रिशन पहले से रखना है, आपका ट्रीटमेंट आपको एडहेयर करवाना है। दैट इज अ सिंपल थिंग। इसके बाद एक बात और है कि आपको अगर लग रहा है कि सब कुछ ठीक हो गया है तो दवाई अपने डॉक्टर्स या अपने हेल्थ केयर प्रोवाइडर से पूछे बिना ना छोड़े। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ओके। तो एट द एंड में बोल रहा हूँ, हमारे बच्चे की सांसों को भी दो पहलू है। इन दोनों पहलुओं को पहले नजरअंदाज ना करें। इस चीज के लिए आपको ध्यान रखें कि क्या करना है क्या नहीं करना है, और उस हिसाब से हम एक्ट करें। बी अवेयर और ट्रीटमेंट अच्छे से ले, बिकॉज नथिंग इज इम्पॉसिबल। और ये दोनों, सांस ही सब कुछ है, तो बच्चों का सांस की हम पहले से ख्याल रखें ताकि आगे तक के ही और शी कैन ब्रीथ। ओके, थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सर। थैंक यू सर, आपने बहुत अच्छे तरीके से टिपिकल डिजीज टीबी और अस्थमा जैसी बीमारियों से बचने के उपाय और क्या चीजें हम सावधानियां रख सकते हैं, खास करके जब एक बार ट्रीटमेंट स्टार्ट होता है उसको बीच में ना छोड़ करके कंप्लीट करना ट्रीटमेंट, इन सारी बातों पर हमारे समक्ष बात रखी, स्पष्ट शब्दों में जानकारी दी। वे सभी लोग जो बाल क्षेत्र में जुड़े हुए हैं, बच्चों के साथ काम कर रहे हैं, कभी ना कभी जीवन में हमारे समक्ष ऐसी कठिनाइयां आती ही हैं। हमारे अध्यक्ष महोदय भी जुड़े हुए हैं इसमें, तो भाई साहब से निवेदन करूंगा कि आशीर्वचन के रूप में आप भी दो शब्द कहें, उसके बाद हम उसको प्रश्न उत्तर के लिए ओपन करेंगे। हमारे अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर राघवेंद्र शर्मा जी। भाई साहब 1 मिनट में माइक ओपन कर लूं, शायद माइक अभी बंद होगा। जी, खुल गया। अध्यक्ष जी, वैसे मेरी आवाज आ रही है? राघवेंद्र जी भाई साहब, चलिए संभवतः वो ट्रेवल कर रहे हैं तो संपर्क नहीं हो पा रहा। और जब तक भाई साहब जुड़ते हैं हम फिर प्रश्न उत्तर ले सकते हैं, सत्र ओपन है, कोई भी विषय से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। किसी के भी प्रश्न हो, हैंड रेज करके प्रश्न पूछ सकते हैं। सागर कहाँ जा रहा? जी, किसी के विषय से संबंधित प्रश्न हो हम ले सकते हैं किसी के भी। डॉक्टर साहब, मेरा एक प्रश्न है इसको लेकर के कि रिपीटेड जो खांसी चलती रहती है लगातार, तो कई बार वो सीजनल होती है या उसमें अस्थमा या ट्यूबरकुलोसिस का भी रोल होने की संभावना रहती है? रिपीटेड खांसी, देखिए वायरल इन्फेक्शन बहुत प्रिवलेंट होता है, बट किसी को बार बार महीने महीने, जब बाकी बच्चे नॉर्मल है और एक बच्चा अगर बार बार उस चीज को प्रेजेंट कर रहा है, साथ में उसकी एक्टिविटी बाकी बच्चे अच्छे से खेल पा रहे हैं, ये अपनी एक्टिविटी अच्छे से नहीं कर रहा है, ये खेलने में अगर थोड़ा सांस फूल रही है, चलने में हो रहा है, तो हमें इस चीज को ध्यान रखना है कि ये एज्मा की भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। एक चीज और बताई आपने सर कि विटामिन डी जरूरी है, सूरज में रोशनी में बैठना बहुत आवश्यक है, तो उसमें क्या 100%। सावधानी है? कई बार हम देखते हैं कि पूरे कपड़े पहन के लोग बैठे रहते हैं, तो उसमें बॉडी ये का इंडिया, कितना पार्ट एक्सपोज होना चाहिए कम से कम? जी। देर इज, मतलब इसका एग्जैक्ट, जैसे पहले के लोग किसान लोग रहते थे, बहुत ज्यादा कम चीजों में भी एक्सपोजर रहता था, तो अभी एटलीस्ट आपका स्कैल्प प्लस
20 to 30% एब्जॉर्प्शन, बीएसए जो बॉडी सरफेस एरिया का एब्जॉर्प्शन है, उसे हमें हिट करना रहता है। और अगर हमें लग रहा है कि हम नहीं कर पा रहे, तो देर इज वेरी इजी विटामिन डी टेबलेट्स, कैप्सूल्स अवेलेबल, जो डिफरेंट डोजेस में होती है, जो केवल मेंटेनेंस के लिए रहती है। अगर हमें नहीं कर पा रहे हैं तो हम उसको भी सप्लीमेंट करा सकते हैं। जी। डॉक्टर लक्ष्मण, कोई प्रश्न? श्यामल राव जी भाई साहब, किसी के कोई प्रश्न? जी नहीं भाई साहब, सब सब तो सुन लिए हैं, उनके कोई प्रश्न नहीं लग रहा है। लक्ष्मण जी ने हैंड रेज किया है। लक्ष्मण सर अपना प्रश्न रखें। आपका माइक बंद है सर, माइक चालू कर दें लक्ष्मण सर। नमस्ते डॉक्टर साहब। नमस्कार सर। Actually, I like to mention the system of alveolar system, the capillary Okay. blood vessels of the lung, Right. whether it can be repeatedly affected by any means, even after getting the proper nutrition, Right. the vitamin C, protein, carbohydrate in a balanced diet supplying patient Right. or child. How it is possible on the part of a child to face the repeated problems like the Suddhi, Kashi, loose motion, then after it is transferring to the to some extent asthmatic, and then after it will become the complete asthma. So how it is possible Right. after, even after giving everything, with Uh, taking proper care of the child? right. So most of the asthma also accounts because of genetic predisposition. So the airway inflammation, the mucus production, it is inbuilt in those childs which has genetic predisposition. So the nutrition part, it helps in the poor prognosis of asthma. The bad health results in poor preponderance for asthma. The patient, the kid get repeated infection. It converts into pneumonia or exacerbation of asthma. But as such, we cannot control the asthmatic predisposition just prior for nutrition, right? We have to take proper inhalers, we have to take proper ronchi and all those things. But certainly with proper nutrition and proper exercise, the exacerbation part, the pneumonia part, जो बच्चों को बार बार होता है, द वायरल पार्ट, जो हम वायरल जैसे अब हम देख रहे हैं, द मोस्ट ऑफ द किड्स, अभी छोटे बच्चे और उनको दे आर नीडिंग आईवी एंटीबायोटिक्स एंड ऑल दोज थिंग्स नाउअडेज, जो पहले नहीं होता था। तो इम्पोर्टेंट थिंग, ये सब चीजों को करने से, जो छोटी छोटी चीजें करने से हम उसको सीवियरिटी बढ़ाने में बहुत मदद कर रहे हैं कि वो चीज कभी बढ़े ना। बट जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन के साथ, सीजनल एलर्जी के साथ बहुत सारे ट्रिगरिंग फैक्टर्स होते हैं। हम जितने ट्रिगरिंग फैक्टर्स हटा सकते हैं हम हटाएं, बट कई चीजें होती है जो हम वो हमारे बस की नहीं होती, हमें बस उसे ट्रीट करना होता है। इसीलिए जितनी जल्दी हम अवेयर हो, जितनी जल्दी हम उसे ट्रीट करें, उतना जल्दी बच्चा भी ठीक होता है। राइट सर। बहुत सारे कुछ को प्रिकॉशंस लेना भी आवश्यक रहता है। बिल्कुल बिल्कुल सर। अगर एस्मा या एलर्जी है तो नेबुलाइजेशन किट्स रखना। इवन वो घर में लोग हवन करते हैं और फिर बोलते हैं बच्चा अब इस पे ऑक्सीजन कम हो रही है, उन्हें ये पता होना चाहिए कि हमारे बच्चे को एस्मा है। अगर हवन करवाएंगे, धूल धुआं देंगे, तो उनका ब्रोंकोस्पाज्म होगा। अगर एयरवे इन्फ्लेमेशन होगा तो फिर प्रॉब्लम तो होगी ही होगी। तो हम मास्क लगाए, जहां भी जा रहे हैं अपने बच्चों को मास्क लगा के रखे। अगर इन्फेक्शन का सीजन चल रहा है, हमने इन्फ्लुएंजा वैक्सीनेशन करवाई है कि नहीं कराई है, वैक्सीनेशन, मास्क, प्रॉपर डाइट, प्रॉपर चीजें करें। एक्सरसाइज इंड्यूस एस्मा अलग बात है, बट बच्चों में देखा गया है, बड़ों में भी इवन, कि एस्थमेटिक पेशेंट जितनी ज्यादा एक्सरसाइज करता है उसका एस्मा उतना ठीक होता है। इवन सिंपल थिंग लाइक स्विमिंग, इट ब्यूटीफुली आपका एस्मा को कंट्रोल करता है। इन सब चीजों में हम अपने बच्चों को ढकेले शुरुआत से, इंस्टेड ऑफ घर में मोबाइल खेलने या फिर मैगी खाने से अच्छा। तो ये चीजें बहुत जरूरी है आजकल, और इसीलिए है कि इम्यूनिटी वाइज बहुत है। So,
और किसी के प्रश्न नहीं है तो हम ये सत्र समाप्त कर सकते हैं। डॉक्टर मनोज वंस अगेन Thank you. बहुत बहुत Thank you धन्यवाद all. आपको। और हम ऐसे कोई और विषय लेके अगले सप्ताह फिर आएंगे आपके समक्ष। आप सभी को और एक नमस्कार। जी जी मेरा और जी। एक लास्ट प्रश्न है, कोई बच्चा Yes, sir. is there a system to control the gene in the molecular level, just like the our RNA is helping the synthesis of protein, tRNA, mRNA, Right. something like this. Can we give something Right. to act in the genic level to synthesize, to anti production of the, to prevent the Sardi, Kasi, asthma like this? Is there a system? Sir, there are, Whether yeah, sir, okay. as such, तो immunohistochemistry से there are various trials undergoing, लेकिन no one can predict कि चीजें क्या होती। There is protein C, protein S और बहुत सारे molecular level पे चीजों को डिपिक्ट कर रहे हैं। But what we are doing कि अब हम molecular level पे तो जो चल रहा है वो सबके लिए पॉसिबल नहीं हो सकता। बट बायोलॉजिकल्स जो एस्मा का थर्ड लेवल ट्रीटमेंट है, हम IgE जो ओमालीजुमाब्स एंड ये सब चीजों पे काम कर रहे हैं। इट हैज ब्यूटीफुल फंक्शन। इंस्टेड ऑफ कि हम शुरुआत से जेनेटिक लेवल पे चीजें करें, हम बायोलॉजिकल्स और इन चीजों पे जा रहे हैं जो बहुत बहुत मतलब वंडरफुली एक्ट कर रहा है। तो आई थिंक द फ्यूचर इज ऑल अबाउट बायोलॉजिकल्स, दैट इज IgE लेवल। हमें इस लेवल पे काम करने में मजा आ रहा है बिकॉज जो पेशेंट मेरे पास तो 40-50 साल से परेशान है, वो विद इन 1 मंथ ब्यूटीफुली ट्रीट हो गया। तो इट इज कॉस्टली अभी इंडिया में, बट हाँ कम होता जा रहा है। द रेट इज रिड्यूस टू हाफ। तो आई थिंक द फ्यूचर इज अबाउट बायोलॉजिकल्स। What is the specific function of the immunoglobulin E? IgE इन दिस तो देर इज बायोलॉजिकल इम्यूनोमॉड्यूलेटर है ये सर। तो जो इन रिस्पेक्ट टू एज्मा इट वर्क्स इन दिस एयरवे ब्रोंकोडाइलेशन और जो इन्फ्लेमेशन का पाथवे है उसी को एक्ट करता है। दैट इज द थिंग जो दिक्कत होती है। बट एंटी हम सीरम IgE, IgG सब कुछ इस पे करके फिर डिसाइड करते हैं विच पेशेंट इज फॉलोइंग इन दैट कैटेगरी जिसको हम बायोलॉजिकल से ठीक कर सकते हैं, ट्रीट कर सकते हैं। देन वी गिव द बायोलॉजिकल अकॉर्डिंग टू इट। ड्यूपेलिमाब अभी तो बहुत अच्छे अच्छे मॉलिक्यूल्स भी आने लगे हैं। तो लेट्स होप कि और ज्यादा फ्यूचर में एडवांसमेंट हो, खासकर बच्चों के लिए। Thank you, राइट sir. ओके ओके। दया जी Thank आप you, कुछ everyone. कहना चाह रही हैं? जी दया हाँ अगर सर, मैं ये कहना चाह रही थी, आपने बताया कि बच्चों में तो ये नेमोलाइज वगैरह कर लेते हैं, मगर अगर Right. जैसे मुझे बहुत ज्यादा अस्थमा रहता है और सर्दियों में मुझे काफी रहता है, तो हम इनहेलर ही एक बेस्ट ऑप्शन है या इसके अलावा नेमोलाइज भी मैं कर सकती हूँ? मैम देखिए, नेबुलाइजेशन और इनहेलर की ड्रग डिलीवरी सिस्टम बस अलग है। नेबुलाइजेशन आप स्टीम फॉर्म में ले रही हैं तो इट गोज मोर, जो ड्रग डिलीवरी है वो मोर है। तो जब आपको एक्सासर्बेशन होगा तब आप नेबुलाइजेशन लीजिए। जब आप नॉर्मल है, केवल आपको रेस्क्यू इनहेलर नहीं लेना पड़ रहा है, तब आप MDI या पंप लीजिए। पंप में भी आप रोटा कैप से अच्छे, MDI से अच्छे भी सिंक्रोब्रीथ और बहुत सारे मॉलिक्यूल, बहुत सारी ड्रग डिलीवरी सिस्टम आ गई है। ओके। पर उससे बेटर ये है कि अगर आपको दिक्कत है तो आप इम्यूनाइजेशन करिए। बेसिक टॉयलेट हाइजीन जो हमारी टेस्ट की होती है, स्टीम इनहेलेशन, इवन सिंपल पानी की भाप लेना, इवन जो हमारी टर्मरिक है, एंटी इंफ्लेमेटरी है, ये सब लेके अपने इन्फ्लेमेशन को कम करके रखना, एक्सरसाइज करना, पेट ठीक रखना। उसके साथ साथ जब जरूरत हो तो आप पंप लेना, ये सेफेस्ट ऑप्शन है। अगर आप गोलियां लेंगी तो बार बार आप दिक्कत ये जी सर, गोलियां अभी दो साइड बार बार इफेक्ट इन डॉक्टर्स मुझे टैबलेट्स ही दे देते हैं, तो मैं बहुत परेशान हो गई हूँ मैम। वो टैबलेट। टैबू जो बताया मैंने कि MDI सेफ भी है, इफेक्टिव भी है। आप ओके, टैबलेट लेंगी तो आप बार बार दी, क्योंकि ये ठीक नहीं होना है, इसे कंट्रोल रखा जा सकता है कंट्रोल ना। रखा जाता है। तो दिस इज द बेसिक थिंग जो करना है। बट हमें एलर्जी के लिए भी ध्यान देना है, और एक टीका हर साल का इन्फ्लूवैक लगाना चाहिए। क्या सर? इन्फ्लूवैक वैक्सीन होती है, इन्फ्लुएंजा की वैक्सीन। ओके ओके। या तो वी हैव टू ईयरली एक वैक्सीन लगती है। तो जिनको एस्मा है वो एक्सासर्बेट ना हो, इसके लिए वैक्सीनेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू। Sir, थैंक यू anti-allergic,
anti-allergic medicine or antihistamine medicine necessary for to control? Anti-allergic second medicine line- or antihistamine? Anti-allergic is antihistaminic medication, that is levocetirizine and all that, जो antihistaminic mast cell inhibitors भी है उसमें IL-4 भी है, उसमें मोंटेलुकास की कैटेगरी भी है, Yeah, सब yeah, चीज है, but these are all again second line treatment. The first line treatment is bronchodilator. वो भी केवल लाबा या लामा नहीं, हमें ICS के साथ देना है, that is inhaled corticosteroid, because it helps in disease को बढ़ने नहीं देगा, हमें सिर्फ ट्रीट नहीं करना, वो बढ़ाना नहीं है। बाकी जैसे पहले अभी भी बहुत सारे उसमें केवल एस्थेलिन दिया जाता है, एस्थेलिन इज रेस्क्यू इनहेलर हम नहीं ले सकते, हमें साथ में ICS लेना है, क्योंकि हमें डिसीज को प्रोग्रेस नहीं करने देना है। दैट इज द बेसिक और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो एस्मा में करी जाती है। उसके साथ आप ले सकते हैं सारी चीजें, बट एज लॉन्ग एज आप ठीक हो गए, आपको हर चीज छोड़नी है, बिकॉज दवाई से खाना पेट नहीं भरना हमें कम से कम दवाई में मैक्सिमम कितना ट्रीटमेंट और उसका रिजल्ट मिले, ये चीजें देखनी है। वो पूरा एस्मा का प्लान आपको डिस्कस करके चीजें करनी है, एंड द मोर सेफ प्लान द मोर बेटर। Difference between the chronic case and acute case, sir, of asthma. Chronic case Acute and case, chronic asthma get acute, that is exacerbated, अगर उसका प्लेम जो म्यूकस है उसका कलर चेंज हो गया है, फीवर आने लगा है, पहले जितनी सांस नहीं फूलती थी उससे ज्यादा सांस फूलने लगी है, नाइट अवेकनिंग होने लगी है, रात में भी हमें रात में सांस फूलने लगी है, तो दीज आर ऑल, अगर रेस्पिरेटरी रेट बढ़ गया, दीज आर ऑल एक्यूट साइन ऑफ एक्यूट एस्मा, राइट। एक्यूट एक्सेसरबेशन में हमें स्टेरॉइड और चीजों की हेल्प लेनी पड़ती है, बट क्रोनिक एस्मा इज लाइक कि आपको आपका ट्रीटमेंट प्लान पता है, आपको कितनी बार हफ्ते में इनहेलर की जरूरत पड़ती है, जब नहीं पड़ती तो हमें कोई दिक्कत नहीं होती है। क्रोनिक एस्मा बाकी की चीज है, जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ कि छाती बीच में है, तो हम अगर अपनी नाक और अपना पेट स्वस्थ रखें तो मुझे नहीं लगता कि छाती में कभी दिक्कत होगी। दैट इज आपको कोमॉर्बिडिटीज को हमेशा मैनेज करके रखना पड़ता है, आपको आपका गैस्ट्रिक ट्रबल्स को क्लियर करना है, आपको अपनी URI और नाक के पैसेज को क्लियर करना है, ये सब चीजें इंपॉर्टेंट है क्रोनिक एस्मा में। ये सब चीजों के साथ लाइफ चली जाती, पता नहीं चलता कि आप 80 इयर्स के हो गए और आपका एस्मा था 20 साल से, बट अगर हम इग्नोर करें तो हर महीने ऐसे ऐसे भी लोग हैं जो 30 बार एक्सरसरबेट करके आते हैं, बट दे डोंट वांट कि हम प्रॉपर MDI ले, वो ठीक होते हैं, तीसरे दिन वो चौथे दिन छोड़ देते हैं, बट उन्हें मजा आता है कि वो स्टेरॉइड खा ले, उनको फटाक से ट्रीटमेंट लग जाए। एक छोटी काली गोली ऑस्टियोपोरोसिस से लेकर के हार्ट फेलियर तक देखा है मैंने उससे, बट शॉर्टकट इज नॉट द ऑप्शन, सेफ एंड राइट थिंग इज द ऑप्शन। आई थिंक सेफ्टी इज कंसर्न। थैंक यू वेरी मच सर, आप सभी Okay. को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते। नमस्कार, थैंक यू, Namaste, Dr. Sir. थैंक यू सर, थैंक यू ऑल।